उनका पेपर है, पेज नंबर 58 है, ठीक है। तो हम सॉल्व करने लगे। मोस्ट पोटेंट एनाबॉलिक हार्मोन कौन सा होता है? अगर मोस्ट पोटेंट की बात करें तो वो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन है। अगर पोटेंसी की बात करें हमारे पास तो क्या है, डायहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन ग्रेटर देन टेस्टोस्टेरोन है। और अगर हमारे पास पोटेंसी की बात करें डायोल एक्स्ट्रायोन और एस्ट्रायोल के अंदर, तो पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 1 है। 2 3 1 के निमोनिक से इसको याद करना है पोटेंसी में, ठीक है। एस्ट्राडायोल डायोल है, फिर उसके बाद क्या है, एस्ट्रायोन है, और हमारे पास क्या है, एस्ट्रायोल है। 213 है, सॉरी 213 ट्रायोल, ठीक है, 213 है। फिर आते हैं हमारे पास इंक्रीज लिम्फोसाइट्स विद इओसिनोफिलिया सीन इन, तो हमारे पास किसके अंदर होते हैं? जब भी लिम्फोसाइट्स की बात आती है तो हमारे पास कहाँ पे होती है? वायरल डिजीज में, ठीक है। और साथ में वायरल डिजीज में एक और चीज क्या होती है? कौन से सेल्स होते हैं? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट विद इओसिनोफिलिया, हाँ, ठीक है। Patient presented with a joint symptom, low grade fever, and a screen was done, but there was negative and only anti-RNP antibodies. अब ये वाला MCQ सॉल्व करने का तरीका क्या है? जब जब भी anti-RNP एंटीबॉडीज का जिक्र हो, ढूंढो मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डायसऑर्डर, ठीक है। anti-RNP एंटीबॉडीज किसमें होती है? मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डायसऑर्डर का पार्ट है। ए वेव कॉरेस्पॉन्ड टू PR सेगमेंट को ये कॉरिस्पॉन्ड कर रही होती है। ये वाले मैंने सारा का सारा अपना ना आप लोगों को नोट शेयर किए थे। प्लीज एक दफा उसको बहुत अच्छे से रट्टा लगा के जाना है, ताकि आपके CVS के एक MCQs भी खराब ना हो। CVS का MCQs बहुत आते हैं, और आपने वहां पे अगर कंफ्यूज किया तो आपको मतलब लगेगा कि हाँ, हमने ये सही से रिवाइज नहीं की थी चीज। जो जो CVS की इम्पोर्टेंट है काइंडली उसको बार बार देखो, क्योंकि टिपिकली वही टॉपिक से उठ के आ रहा होता है CVS का, ठीक है। आप कुछ पूछ रहे थे मेमुना? मैम मैं MCQ नंबर पूछ रही हूँ। MCQs नंबर 4 था, मेडिसिन 23 Feb आफ्टरनून, ठीक है। 58 पेज पे 4th MCQs है। ए वेव कॉरेस्पॉन्ड टू, मैंने इसमें चीज पूछनी थी, तो हम एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से करते हैं ना? क्या हुआ? हाँ जी, मैं एट्रियल है। ये हमारे पास PR है, और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की ST सेगमेंट है ना? ST सेगमेंट और QRS से बेसिकली हमारे पास स्टार्ट हो रही होती है ना वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन से, सारी सिस्टोलिक फेज वहीं पे जा रही होती है। जी मैम, लेकिन कुछ MCQ में उन्होंने ST सेगमेंट भी लिखा हुआ होता है ना, तो वो ST segment is for complete ventricular depolarization, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ, कंप्लीट का कभी भी जिक्र आए आपने ST सेगमेंट ढूंढना है। अगर सिस्टोलिक फेज का पूछे वो QT ओवर RT वाला होता है, ठीक है। और जी बेसिकली आपका QT सेगमेंट होता क्या है, QT इंटरवल होता क्या है? QT होता मैम, है कि सिस्टोलिक फेज, जितना भी आपका इंटायर सिस्टोलिक फेज है ना, वो आपका QT इंटरवल है। जो इंटरवल सेगमेंट्स और कंप्लीट इन सब चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना है, इसकी बहुत अच्छे से आप लोगों को चीज़ें आनी चाहिए। और ये मैंने मैम, डिटेल नोट्स आपको अपने शेयर किए हुए हैं, काइंडली देख लेना उसके, चलिए मैम, ठीक है मैम। ठीक है। QRS कॉम्प्लेक्स क्या होता है? वहां पे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होती है। अगर कंप्लीट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का कहते हैं तो वो क्या होता है? ST सेगमेंट होता है, ठीक है। जी इन मैम, चीजों का ठीक। डिफरेंस आप लोगों को फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। फिर आता है हमारे पास इन्फेंट्स ब्रेन EEG फाइंडिंग विल बी, तो हमारे पास वो क्या होती हैं? डेल्टा वेव्स होती हैं, ठीक है। इन्फेंट्स के अंदर क्या होती हैं? डेल्टा वेव्स होती हैं। डर्टी बच्चे, पॉटी पॉटी करने वाले बच्चे, इन्फेंट्स, ठीक है, डेल्टा वेव्स। फिर आते हैं हमारे पास क्या है? इन माइट्रल स्टेनोसिस ECG शोज पी माइट्रेल इन लीड टू, पी माइट्रेल इनको इतना पसंद है, ये हर पेपर में तकरीबन देते हैं, ठीक है, किसी ना किसी फॉर्म में। अगर आपको इन केस कभी समझ ना भी आ रही हो ना, तो आप लोगों को याद होना चाहिए पी माइट्रेल लीड 2 में पाया जाता है, ठीक है। और पी माइट्रेल वैसे सिंगल ऑप्शंस में दे देते हैं, ठीक है, कि पी माइट्रेल है या क्या है, कोई और पैथोलॉजिकल कंडीशंस दे देते हैं हार्ट की, ये सारे पी माइट्रेल वाले स्पेसिफिकली नहीं है कि यही ऑप्शंस दें। आपको पता होना चाहिए कि पी माइट्रेल इनका वैसे भी बहुत मोस्ट फेवरेट है, तो पी माइट्रेल ही ऑप्शन होगा, ठीक है। ग्रेटर देन क्या उन्होंने दिया है? बायोफिजिक पी वेव इन द लीड 2 के अंदर बेसिकली स्टेनोसिस का हमें देखने को मिलता है।
विच वाइटामिन डेफिशिएंसी कॉज क्रिटिन्यूरिया, तो ये हमारे पास विटामिन ई होता है। IgG2 मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमारे पास क्या होता है उसके अंदर 2 गैमा चेन्स होती हैं, 2 कापा चेन्स होती हैं, एल चेन्स के साथ होती हैं, ठीक है। ये क्या है हमारे पास 2 गामा चेन्स एंड 2 कापा एल चेन्स आ जाती हैं, लाइट चेन्स आ जाती हैं, ठीक है। सल्फोनाइड्स, मैंने थोड़ा पूछना था कि अब जो कहते हैं कि अब एमसीक्यूज रिपीट नहीं होते और पोल चेंज हो गया है और अब ऐसे केस में से अब क्योंकि फैब वाले ना काफी बच्चों ने कहा था कि एमसीक्यूज आए ही नहीं, एसके में से आए ही नहीं है कुछ भी, सब कुछ नया था, ये था और वो था, तो फिर अब वो मैं पता है इसलिए क्यों कहते हैं, वो पता है क्यों कहते हैं, जी मैम क्योंकि क्यों कहते उन्होंने हैं? पढ़ा नहीं होता, नहीं मैम ठीक है। मतलब बहुत से मैं जितने भी ग्रुप में ऐड थी ना, मतलब मेरा ये फर्स्ट टाइम है, तो सब लोग, मैं तो परेशान हो गई देख के कि मतलब एसके में से भी नहीं आ रहे, डबल नो, एन में से भी नहीं आ रहे, सब लोग यही कह रहे थे इस दफा कि फैब के पेपर बहुत ऐसा मुश्किल कुछ थे, भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। अगर चेंज हो जाता तो उन्होंने आगे रिक्रूट कैसे करना है, मुझे ये बताओ। एक सिंपल सा लॉजिक है ये। वो मैं अब पेपर दे के निकली थी, मुझे पता था मेरा 100% ठीक है। अब वहां पे पूरी आवाम निकली है एंड दे बी लाइक यार कुछ भी नहीं आया था पेपर में से, यार कुछ भी नहीं, हमने मतलब कोई भी एमसीक्यू उस चंक में से नहीं आया था। आई हैव सीन दैट गाइज, प्लीज। किस ये जो मिस नोवर होते हैं ना बच्चे, और जिनकी तैयारी पूरी नहीं होती, ये सिर्फ उनके अल्फाज होते हैं। मैम आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि जितने भी पास हुए थे जिनसे मैंने पूछा था, वो सब कह रहे थे कि एक भी एमसीक्यू बाहर से नहीं आया या बहुत कम बाहर से आए थे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ठीक है। मैंने अपने एग्जाम में ये सब चीजें देखी हैं, ठीक है। मैं निकली हूँ, आई वाज डेडली मतलब कॉन्फिडेंट कि मेरा तो पेपर ये वाला पास है। मैं दूसरे पेपर का इंतजार कर रही थी और उसी पेपर में बाहर सुनने को मुझे क्या मिल रहा है यार, बहुत मुश्किल था, पता नहीं क्या उन्होंने दे दिया उठा के, अंदर क्या आया क्या था यार। मतलब मैंने पहली दफा ये एमसीक्यूज देखे हैं, मैंने देखे ही नहीं है ऐसे एमसीक्यूज। एंड आई बी लाइक यार ये तो सारा का सारा सेम पेपर उठा के दे दिया, हलवा पेपर। एंड why these guys are creating mess, because of the reason के उनका क्या, उनकी तैयारी नहीं थी, because उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी, ठीक है। ये सिर्फ वही लोग बातें करते हैं, यस ओके। मैम ओके, हाँ जी मैम थैंक यू। अपनी तैयारी इतनी मैक्सिमम परफेक्ट करो कि आप, मैं कहती हूँ पेपर से पहले, पेपर के दौरान और पेपर के बीच में जो टाइम है, किसी से आपने बात नहीं करनी, बेशक आपके दोस्त खड़े हो, बेस्ट फ्रेंड खड़े हो, ठीक है। मतलब मैंने कभी किसी से बात नहीं की, ना मैंने कोई एमसीक्यूज डिस्कस किए किसी से, मेरी आदत है शुरू से, क्योंकि वो अगर एक पेपर दे के आप आओगे ना, तो दरमियान का जो टाइम होता है, ठीक है, मतलब आधा घंटा जो टाइम होता है, प्लीज किसी अलग जगह पे जाके बैठ जाओ, गॉसिप मत करो। जो कॉन्सेप्ट नहीं आते, याद नहीं आ रहे, उन चीज़ों को रिवाइज कर लो बैठ के, ठीक है, क्योंकि वो टाइम बहुत प्रीशियस होता है। हंसी कहार निकालने से बेहतर है आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी कर लो, जो चीज़ आपकी थोड़ी सी, आपको पता है कि नेक्स्ट आपका स्पेशलिटी का पेपर आने लगा है, ठीक है। अब उन चीज़ों को रिवाइज कर लो बैठ के। आप किसी से गॉसिप मत करो ना, आप डिस्कस करो कि आपका पहला पेपर कैसा हुआ है। पहला पेपर अगर मतलब थोड़ा सा मतलब आपका डाउन हुआ है, तो मतलब ये तो नहीं है कि मतलब अगला पेपर भी आपने डाउन करके आना है। पहला पेपर अगर आपका बहुत अच्छा हुआ है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है आपने दूसरे पेपर में मतलब हंसी कहार निकाल के और दूसरे पेपर को लाइट लेना है। दोनों पेपर आपने पास करने होते हैं, तो दोनों पेपर को दोनों मतलब उसी सीरियस मतलब अपनी एटीट्यूड से लेना होता है, पेपर करना होता है सॉल्व, ठीक है। तो ये भी मेन टिप है कि कभी भी एग्जाम में, एग्जाम से पहले, बीच में और आखिर में कोई दोस्त से बात मत करो, ठीक है। और अल्लाह से दुआ करो जो मैं करके आ रही हूँ, या अल्लाह मेरा इसको बरकत डालना, पास करवा दे और मेरी मुश्किल को आसान कर दो, ठीक है। हमेशा ये दुआ करनी है, और हमेशा ये दुआ करनी है कि मेरे साथ जो फेलोज़ हैं, ठीक है, उनका भी पास करवाओ। मतलब हम सबको, जब आप अपने लिए दुआ करते हो, आप सबके लिए दुआ किया करो, ठीक है। अब जब जब तक आप दूसरों की भलाई नहीं मांगोगे ना, अल्लाह आपके लिए कभी भला करेगा ही नहीं। बात ये होती है, ठीक है। तो अपने दोस्तों की, अपने दुश्मन जो भी हो ना, उनकी भी दुआ की करो, ठीक है। क्योंकि एट द एंड आपका फ़ायदा किसका है, आपका ही है, क्योंकि आप अच्छा कर रहे हो,
तो अल्लाह भी आपके साथ अच्छा करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। सल्फोनाइड्स आर गिवन एज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर, वो हमारे पास क्या है, नोकार्डियसिस है। नोकार्डियसिस के लिए हमारे पास क्या होता है, ये सल्फोनाइड्स हम देते हैं। और सल्फोनाइड्स क्या करते हैं बेसिकली, ये इनहिबिट करते हैं फोलिक एसिड सिंथेसिस को। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज आता है। फिर आता है इन ईसीजी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन शोन बाय, तो हमारे पास वो वेंट्रिकुलर देखो डीपोलराइजेशन अगर उन्होंने कही है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और हमारे पास अगर कंप्लीट डीपोलराइजेशन कहते तब क्या होता, एसटी एसटी सेगमेंट। सेगमेंट। उसके बाद है हमारे पास वेगस इफेक्ट ऑन हार्ट कॉजेज, हमारे पास क्या होता है, तो वो पीआर इंटरवल को इंक्रीज कर देता है। ये भी रिपीटेड एमसीक्यूज है। ठीक है, अब इतनी दफा एमसीक्यूज रिपीट हो रहे होते हैं, वो आपको वैसे ही फिंगर टिप पे आ रहे होते हैं। ठीक है, पेशेंट प्रेजेंट विद द रूमेटिक फीवर, सिंगल डोज ऑफ विच ड्रग शुड बी गिवन, तो हमारे पास रूमेटिक फीवर में हमने क्या दिया था, बेंजाथीन पेंसिलिन दी थी। ठीक है, अगर वो एलर्जी को पेंसिलिन से तब क्या देते हैं, सल्फाडाइजीन और एरिथ्रोमाइसिन में भी यूज्ड। ठीक है, नर्व लूप अराउंड द आर्च ऑफ एओर्टा हमारे पास कौन सी होती है, लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है जो आर्च ऑफ एओर्टा को लूप करती है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एयर सिकनेस क्या होती है, मैक्लजीन होती है। मॉर्निंग सिकनेस के लिए क्या है, पायरोडॉक्सिन है, प्यारी सुबह। ठीक है, मोशन सिकनेस कोपोलामीन। ठीक है, ग्रेटर देन मैक्लजीन। ड्रग इन द माउंटेन सिकनेस वो जो हमारे पास एसिटाजोलामाइड होती है। अब माउंटेन सिकनेस मुझे हमेशा भूल जाती थी मैं, फिर एक चीज याद करती थी कि एक्लामाइटेजेशन होती है ना, एक फिनोमेना, जब हम पहाड़ों पे जाते हैं एक्लामाटाइज करते हैं, तो एसिटाजोलामाइड उससे थोड़ा सा ना मुझे एक का वर्ड दे रहा था, तो मैंने उससे याद कर लिया था एसिटाजोलामाइड। ठीक है, ड्रग हमारे पास इन एयर सिकनेस क्या होती है, वो मैक्लोजीन होती है। क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द सेप्सिस क्या है, पॉजिटिव कल्चर होना चाहिए। ये भी रिपीटेड एमसीक्यूज है। ठीक है, फिर है पेशेंट हैविंग द टैकिकार्डिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड हाइपोटेंशन आफ्टर द लेप्रोटमी ड्यू टू, वो हमारे पास हाइपोवोलेमिक शॉक है। 25-year-old man है was brought to the emergency department who sustained multiple fracture in a road traffic accident। बीपी हमारे पास फॉल हुआ हुआ है, स्लो पल्स है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट क्या है, इंक्लूड्स वॉल्यूम को रिप्लेस करो, वॉल्यूम को रिप्लेस करो। ठीक है, पहले ना उसकी स्पाइन को हम उसको कुछ हाथ लगाएंगे ना, हम पेशेंट को स्कैन के लिए भेजेंगे, पहले उसकी क्या करेंगे, हाइड्रेशन पूरी करेंगे, क्योंकि उसके अंदर क्या है, फ्रैक्चर की वजह से उसका बीपी लो हुआ है, स्लो पल्स हुई है, तो वॉल्यूम रिप्लेसमेंट फर्स्ट मैनेजमेंट। ठीक है, मोस्ट लाइकली इंडिकेशन ऑफ द माइट्रल वेल्व रिप्लेसमेंट क्या होती है, हमारे पास फ्लॉपी माइट्रल वेल्व होती है। ठीक है, माइट्रल वेल्व की रिप्लेसमेंट की इंडिकेशन क्या है, फ्लॉपी हो जाए माइट्रल वेल्व। नर्व सप्लाइंग ऑफ द माइलोहायोइड इज सेम एज विच ऑफ द फॉलोइंग अदर मसल, तो हमारे पास जो हमने पढ़ी थी वो एंटीरियर बेली ऑफ द डायगेस्ट्रिक की हमारे पास सेम सप्लाई होती है माइलोहायोइड की, क्योंकि फर्स्ट फेरेंजियल आर्च की अंदर डेरिवेटिव्स में से आ रहा होता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास विच मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन इन, क्या होता है वो हमारे पास क्या है, कैंडिडा। चले मेमुना, नेक्स्ट एमसीक्यूज 20 एमसीक्यूज आप पढ़ें जल्दी से, और आपके पास सब मैं टाइम लिमिट दूंगी 12 मिनट्स। 20 एमसीक्यूज 12 मिनट्स में आपने सॉल्व करना है। मेमुना, मैम मुझे एमसीक्यू का नंबर बता दें, मैंने असल में एसके बंद की हुई थी, मैं 20 वैसे बस सुन के कर रही होती हूँ। 20 मैम ये कौन सा पेपर है? 59 पेज निकालें, SK 16, और सब विजिलेंट रहे। नेक्स्ट एमसीक्यूज 20 किसी के ऊपर भी आ सकते हैं। अब ये आप लोगों की प्रैक्टिस साथ साथ हो रही है, ताकि आप लोगों को रीड करने के साथ एमसीक्यूज का समझ आए कि आपने अब रीड कैसे कर रहे हो, उसका ऑप्शन क्या आना चाहिए। मैं आपको जितना करवाऊँ आप लोगों के लिए वो सच नहीं होगा जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। मैम ये एमसीक्यू नंबर 12 से है, पेशेंट प्रेजेंटेड विद 21 21। 21 ठीक है। ओके
You're a teacher, okay? I'll be the student. Teach me like a teacher. Okay, ma'am. जल्दी. Which of the following 5-hydroxytryptamine antagonist is used in patient with diarrhea? पहले एंटीमेटिक ऊपर वाला 21. Which antiemetic has 5-HT3 mechanism of action? Okay. Which an antiemetic has 5-HT3 mechanism of action is diphenhydramine, metoclopramide, ondansetron or cetirizine. तो ये ondansetron होगा. Which of the following 5-HT antagonist is used in patient with diarrhea? Aldosterone, diphenoxylate, domperidone, omeprazole or idopride. तो it would be aldosterone. एलोस्टेरॉन होता है, ठीक है. एलोस्टेरॉन क्या है? 5-HT3 एंटागोनिस्ट है. ये फंक्शनल बाउल डिजीज में होता है, ठीक है. नेक्स्ट. Female abused by husband, lateral breast mass, small purpura on axilla after breast trauma. Necrosis type will be traumatic fat necrosis. Most abundant immunoglobulin in the serum would be IgG. Growth hormone need which ग्लोबुलिन जी hormone जो for होती है वो अबंडेंट है, ठीक है. growth hormone need which hormone for adequate action will be insulin. Contraction That is also repeated MCQs, ठीक है. Next. Contraction of skeletal muscle involves activity of large number of proteins. Protein required for relaxation of the muscle is topomyosin. ठीक है, इसका मैंने पूरा आप लोगों को कंसेप्ट दे दिया था, ठीक है. कौन सा रिलैक्स होता है, कौन सा आपके अंदर कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में होता है, ठीक है. Gas gangrene in the limb is caused by Clostridium welchi. अगर मैम ये बता दें परफेरेंजीज फिर से होता तो कॉन्ट्रैक्शन वाला बता दें फिर से एक दफा. कॉन्ट्रैक्शन वाला आप लोगों को मैंने सारा लिखवाया था. कोई शेयर कर दे मरियम को नोट्स सेल का सारा जो आप लोगों को बताए थे मैंने एमसीक्यूज. कौन मौजूद था क्लास में? वो डिटेल में लिखवाई थी चीजें. मैम जो लिखे हुए मैं फिर इनको भेज दूंगी पिक्चर. भेज दीजिएगा मरियम, आपको मिल जाएंगे. ओके ओके मैम. A नेक्स्ट doctor मेमोना. was a doctor was offered a chance of travel in exchange for taking part in upcoming discussion of a drug in the hospital. What should be the response of the doctor? Is to refuse politely. Eyelid जो कि dropping, आजकल नहीं होता. हमें मौका मिले तो मैं तो चली जाऊं, सीधी सी बात है. आगे चलो. eyelid dropping due to head trauma, nerve paralysis likely is sympathetic. और इसके अंदर कौन सी इन्वॉल्वमेंट होती हैं? थोरेसिक इन्वॉल्वमेंट है, किस तरह की इन्वॉल्वमेंट है? T1 to T4 इन्वॉल्व होता है. आई ड्रूपिंग, आईलिड ड्रूपिंग ड्यू टू द हेड ट्रॉमा. नर्व पैरालिसिस किसकी होती है? वो हमारे पास सिंपैथेटिक और वो T1 to T4, ठीक है. Okay, ma'am. नेक्स्ट. Patient had internal jugular lymph node biopsy in neck region. After that, he developed numbness of the earlobe. Which of the following nerve got injured? Is great auricular nerve. जब भी हमारे पास नमनेस ऑफ द एयर लोब की बात आती है तो हमारे पास क्या है? ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व इन्वॉल्व होती है, नॉट ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व. ऑरिक्यूलर टेम्पोरल हम कहाँ पे यूज करेंगे? अंदर की तरफ, ठीक है. एयर के अंदर, एयर लोब की अगर नमनेस आ गई है तो हमारे पास क्या है? नेक रीजन की भी देखो बात कर रहे हैं. नेक रीजन बायोप्सी नेक रीजन की ली गई है, ठीक है. और यहाँ पे हमारे पास इंटरनल जुगुलर लिम्फ नोड की बायोप्सी साथ में आई है. तो हमारे पास क्या है यहाँ पे? और ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व होती है हमारे पास. A young नेक्स्ट. young girl uses contact lenses presented to OPD with redness and itchy eyes. कॉन्टैक्ट लेंसेज कहीं पे भी आ जाए अकंथमोएबाय. आगे चलो. नेक्स्ट. Right optic tract lesion causes vision loss of which of the following? Right nasal and left temporal. उसी साइड के नेजल होंगे और ऑपोजिट साइड के टेम्पोरल होंगे, ठीक है. Okay. Which lesion will cause complete blindness? Optic nerve. नर्व की, ठीक है. ये सारा Patient. क्लियर है ना? ऑप्टिक नर्व पाथवे सारा Yes, ma'am. कि कहाँ लीजन होगी तो किसकी. हाँ, ग्रेट, गुड.
Patient presented with bleeding, PT normal, BT normal, and APTT raised. Cause is antiphospholipid syndrome. नो। Sorry, hemophilia. Hemophilia. ब्लीडिंग उन्होंने डिसऑर्डर बताया, ठीक है, कोई थ्रोम्बोसिस का नहीं हाँ, बताया उन्होंने। only APTT raised है अगर तो hemophilia. हाँ ठीक है। एंटीफॉस्फोलिपिड के एंटीफॉस्फोलिपिड साथ जो है सिंड्रोम बेसिकली क्या मिसकैरेज होता है वगैरह, हमारे पास, थ्रोम्बोटिक मिसकैरेज डिसऑर्डर है, ठीक मिसकैरेज है। वगैरह भी होता है ना। A patient हाँ presented with मिसकैरेज के लिए chronic होता है। fever. Patient presented with chronic fever, night sweats, and cervical lymphadenopathy, epithelioid cells in sputum, chest X-rays shows diffuse nodular opacities. Diagnosis is TB. हम्म ठीक है, टीबी होता है, एपिथेलियोइड सेल्स का Epithelioid आपको पता cells. चल गया है, ठीक है। Yes, ma'am. Man with hearing problem and was tested. He can't recognize the source from which sound is coming due to defect in हम्म superior olivary nucleus. हम्म सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस हमारे पास हियरिंग प्रॉब्लम के साथ आता है और वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा होता सोर्स को, तो हमारे पास ये सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस होता है। मैम इसमें inferior olivary किससे रिलेटेड था? एक MCQ का भी आता है ना? इंफीरियर ओलिवरी किसके साथ होगा? मैम सुपीरियर विजन के साथ नहीं होता, इन्फीरियर जो सुपीरियर है ना विजन हेयरिंग के साथ होता है, क्योंकि कान नीचे होते हैं, आंख के ऊपर होती है। एक तो वो आता है ना जो पीरियड नहीं, सुपीरियर एक कॉलिकुलस ये होता है आप वो ना विजन इसमें के वो साथ आता है, इंफीरियर जेनिकुलेट के साथ कॉलिकुलस ना वो ऑडिटरी। कर रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो बॉडीज के साथ, लेटरल जेनिकुलेट और मीडियल जेनिकुलेट के साथ आप लोग वो नहीं कर रहे मैम, हो ओलिवरी जो। या कॉलिकुलर इन दोनों मैम में एक से है। MCQ आता है ना, अब वो सुपीरियर कॉलिकुलस का कि वो विजन के साथ है और इंफीरियर वाला ऑडिटरी के साथ है। तो मैंने उससे इंफीरियर रिलेट कॉलिकुलर करके कहा है कि ये ओलिवरी किनके साथ है। ओलिवरी ये हमारे पास सुपीरियर वाला हेयरिंग के साथ होते हैं, इंफीरियर वाला विजन के साथ होता है। मतलब ओलिवरी ऑपोजिट है। न्यूक्लियस जो होते हैं ऑपोजिट होते हैं वो। मैं भी ऑपोजिट होता है, ये सेम नहीं जाता। नहीं सेम नहीं होता ये कभी भी, वो कॉलिक्यूलस होते हैं। सुपीरियर कॉलिक्यूलस किसके साथ होंगे? हेयरिंग के साथ होंगे, वो सॉरी उसके साथ आईज विजन के के विजन साथ साथ। होंगे, विजन के साथ। और इंफीरियर कॉलिक्यूलस किसके साथ होंगे? हेयरिंग के हेयरिंग के साथ। साथ होंगे। जो ओलिवरी होते हैं वो ऑपोजिट आ जाते हैं, सोर्सेस के साथ आ जाते हैं वो, ठीक है। ओके मैम। ओलिवरी और कॉलिक्यूलस को कभी भी कंफ्यूज नहीं करना। नेक्स्ट। Patient had RTA and had injury to spine and developed quadriplegia. His respiration and BP was normal. After 3 months, he came with blood pressure that fluctuates and raises high 180 by 110 and told that BP gets lowered when lower abdomen and bladder area is massaged and after passing urine. What is the cause of increased BP? Increased sensitivity to हम्म catecholamines because of upregulation of alpha receptors. अब इसका मतलब क्या होता है, जब भी उसका देखो एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, क्वाड्रिप्लेजिया हो गया, स्पाइन की इंजरी हो गया, बीपी लेकिन नॉर्मल है, उसके रेस्पिरेशन लेकिन नॉर्मल है, ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर देखो फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर हाई हाई एंड की तरफ कर रहा है, ठीक है, लेकिन एंड टोल्ड दैट द बीपी गेट्स लोअर्ड व्हेन द लोअर एब्डोमेन, क्योंकि लोअर एब्डोमेन के ऊपर हमारे पास ब्लैडर के ऊपर क्या होते हैं? अल्फा रिसेप्टर मौजूद हैं। जब भी उस ब्लैडर वाले एरिया को मसाज किया जाता है, ठीक है, तो वो उसकी अप रेगुलेशन को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है? सेंसिटिविटी ऑफ कैटेकोलामाइन इंक्रीज होती है, जो कि बीपी को नीचे लोअर लेवल पे ले आता है, ठीक है। तो याद रखना, ब्लैडर एरिया पे जब भी मसाज करते हैं, जब भी बीपी रेज होता है ऐसे इंजरीज के केस के अंदर, और उसको कभी हाइपरटेंशन की हो ही नहीं होती कोई सीन, ठीक है, वो हाइपरटेंसिव नहीं है पेशेंट, फिर भी उसका बीपी रेज हो रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, तो वो उधर ब्लैडर मसाज करेंगे, अल्फा रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट। A newborn baby is noted to have a left unilateral cleft lip. There are no abnormalities of the baby's palate. Which of the following developmental defects accounts for this occurrence? Is failure of left maxillary process to fuse with the left medial nasal process. जब भी हमारे पास यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप का आता है, ठीक है, यूनिलैटरल एक साइड की, तो हमारे पास क्या होता है? उस साइड का क्या है? फेलियर ऑफ द लेफ्ट मैक्सिलरी प्रोसेस टू फ्यूज विद द लेफ्ट मीडियल नेजल। लेकिन देखो उनके नीचे उन्होंने एक और भी दी हुई है, अगर मिड लाइन क्लेफ्ट लिप का बताया जाए तो वो फेलियर किसकी होती है? दोनों मीडियल Nasal जो होती है ना, process. टू मीडियल नेजल प्रोसेसेस की होती है फेलियर।
अगर यूनिलैटरल है तो मतलब क्या है, मीडियल नेजल प्रोसेस विद अ मैक्सिलरी प्रोसेस आ जाता है। फिर अगर क्लेफ्ट पैलेट फेलियर हो ऑफ द फ्यूजन ऑफ द लेटरल पैलेटाइन, क्योंकि पैलेट है तो पैलेटाइन आएगा, पैलेटाइन प्रोसेस, ठीक है, नेजल सेप्टम एंड द मीडियन पैलेटाइन प्रोसेस, इन तीनों चीजों की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, Delayed cell immunity is mediated by interleukin 12. ठीक A है, ये भी हमने farmer, कर किया हुआ था सारे इंटरल्यूकिन्स का सारा, yes, ठीक है। ma'am. A farmer came with cough, fever, and chest pain. X-ray shows right-sided calcification with raised IgE and eosinophils. Most suitable cause is कैल्सिफिकेशन है, aspergillosis. इम्यूनोग्लोबुलिन है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई है, फीवर है, तो मतलब क्या है, एस्परजिलोसिस का केस है, ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट पढ़िए हबीब, आज हमारे मोस्ट इतने दिनों के बाद आए हैं। जी मैम। सो नंबर 41 हमारा नेक्स्ट क्यू है, मदर मिल्क इज डेफिशिएंट इन विटामिन सी। मदर मिल्क से रिलेटेड और क्या एमसीक्यूज आते होते हैं कि डेफिशिएंट तो है मदर मिल्क विटामिन सी के अंदर, मदर मिल्क के अंदर और क्या एमसीक्यूज आते हैं। मैम आईजीए काफी ज्यादा होता है। एंड विटामिन डी और के भी। मदर मिल्क से सारे एमसीक्यूज मुझे कोई नोटिफाई कर सकता है, किसी को पता है? एनीवन? विटामिन डी और के देखो डेफिशिएंट तो हमारे पास आ गया विटामिन सी के अंदर मदर मिल्क, ठीक है। मदर मिल्क के अंदर होता क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है। मदर मिल्क डजन कंटेन व्हाट, दैट इज आयरन, ठीक है। और मदर मिल्क के अंदर क्या है, इज डेफिशिएंट इन इज कंपेयर टू द काउज मिल्क, तो वो कैजीन डेफिशिएंट होती है, ठीक है। कैजीन जो होती है प्रोटीन, वो डेफिशिएंट होती है मदर मिल्क के अंदर एज कंपेयर टू द काउ मिल्क। फिर अगर कहें कि मिल्क इज नोटोरियसली डेफिशिएंट, तो ये मदर मिल्क के अंदर क्या डेफिशिएंट नोटोरियसली होता है, वो होता है पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। और मदर मिल्क हैज मोर देन काउज मिल्क, दैट इज लैक्टोज, मैम ये ठीक है। ये दोबारा सारे हमारे पास क्या, मैम इसको मदर मिल्क दोबारा डेफिशिएंट इन विटामिन सी, मदर मिल्क डेफिशिएंट एज कंपेयर्ड टू द काउज मिल्क क्या होता है, मदर मिल्क के अंदर वो कैजीन प्रोटीन होती है। मदर मिल्क हैज मोर देन काउज मिल्क, व्हाट इज लैक्टोज। मदर मिल्क के अंदर क्या है मोर, तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन ए है। मदर मिल्क डजन कंटेन, तो वो आयरन होता है। मदर मिल्क इज नोटोरियसली डेफिशिएंट इन पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। ये सारे एमसीक्यूज रिलेटेड टू मदर मिल्क हैं। जी। नेक्स्ट, Prolic phase of cardiac cycle correspond to the following component of ECG. QT ठीक है। 43 45-year-old man present करता है with sudden onset of retrosternal chest pain with sweating and breathlessness. On examination, BP was 90/60 and pulse was 110 with low volume. Most likely diagnosis is MI. कैसे आपको पता चला MI है? मैम एक तो रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन है, उसके पहले अलावा आपने स्वेटिंग। देखना है एज फैक्टर, कभी एज एज को नहीं मिस करना, ठीक है। जी। एज आई, फिर एज के बाद उसने चेस्ट सडन ऑनसेट बताया, सडन ऑनसेट बताया रेट्रोस्टर्नल पेन, ठीक है। जी, आगे, स्वेटिंग एंड ब्रेथलेसनेस, ठीक है, एंड साथ में हीमोडायनामिकली अनस्टेबल भी है 90/60 की। गुड। तो ये हमारे पास क्या आया, MI का केस है, जी। ठीक है। नेक्स्ट, 44 regarding preferential thoroughfare channel, correct statement is having smooth muscles. ठीक है। पेरिफेरल थोरोफेयर चैनल के अंदर क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं। Adrenal secretory adenoma leads to हम्म hypoglycemia.
हाइपोकैल्सीमिया। अब हाइपोकैलीमिया अगर मौजूद होता तब किसको प्रेफर करते आप? हाइपोकैलीमिया अगर मौजूद होता एडिनोमा के केस में, एड्रीनल सेक्रेटरी एडिनोमा में लीड्स टू हाइपोकैलीमिया इज ग्रेटर देन हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है। ओके, ये नेक्स्ट, बात रिपीट कर दें। adrenal secretory adenoma leads to hypokalemia greater than hypocalcemia। वहां पे पोटेशियम ज्यादा डिक्रीज हो रहा होता है, ग्रेटर देन कैल्शियम। ठीक है। जी। Number 46. Lymphatic drainage of external nose and anterior part of nasal cavity is submandibular lymph nodes. हम्म Number 47. A female with signs and symptoms of hyperprolactinoma was diagnosed with pituitary adenoma. The growth of this tumor anteriorly will compress which structure? Optic nerve. ऑप्टिक नर्व को करेगा प्रोलेक्टिनोमा, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ ही वहां पे ऑप्टिक नर्व आगे गुजर रही है। क्योंकि ये हम क्या करते हैं कि ऑप्टिक नर्व कहाँ पे है, ऑप्टिक क्याज्मा में होती है ना, वहां से गुजर रही होती है। ठीक है। तो वहीं पे प्रोलेक्टिनोमा अगर ट्यूमर डेवलप हुआ है तो वो पिट्यूटरी जो हमारे पास वहां पे है, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ मौजूद है, वहां पे एडिनोमा वहां पे प्रोड्यूस हुआ है, तो वहां पर क्या होगा, क्याज्मा के ऊपर ऑप्टिक नर्व कंप्रेस हो जाएगी। अगर वो कहें लेटरली तब क्या होगा, कवर्नस साइनस होगा। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, साली OOCS के निमोनिक्स से याद करना है। ठीक है। साली OOCS क्या है? मैम, जो ऑप्टिक जो सीक्वेंस है उसमें सुपीरियरली, एंटीरियरली, ऑप्टिक प्लाज्मा लेटरली, सुपीरियर। ठीक है। ये ऊपर वाले हमारे पास क्या है, सारे सीक्वेंस है। साली जो है हमारे पास क्या है, सुपीरियरली, एंटीरियरली, लेटरली एंड इंफीरियरली। और OOCS क्या है, पहला O है हमारे पास ऑप्टिक क्याज्मा, फिर आती है ऑप्टिक नर्व, देन है हमारे पास कैवर्नस साइनस, और नीचे आ जाता है स्फेनॉइड एयर साइनस इंफीरियरली। तो ये सारी सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। ये कोई भी एंटीरियरली पूछ सकते हैं, लेटरली पूछ सकते हैं, सुपीरियरली पूछ सकते हैं। ठीक है। और ये जी। बहुत रिपीट होता है। और मैम एक चीज बताइए, नेक्स्ट। जो ये है पिट्यूटरी है, उसके बिल्कुल ऊपर तो क्याज्मा पड़ा हुआ है ना, मतलब ऑप्टिक हम्म क्याज्मा के नीचे है ना पिट्यूटरी जो है ग्लैंड। ऑप्टिक नर्व्स तो दोनों हम्म साइड से आ रही होती हैं, तो हम इस केस में हम्म हमेशा ऑप्टिक क्याज्मा क्यों ऑप्टिक नहीं नर्व मतलब? एंटीरियरली होता है हमेशा। जी मैम, तो वो तो आगे है ना, लेकिन ऑप्टिक पिट्यूटरी जिस तरह जो पूरी एनाटॉमी उसमें पिट्यूटरी के ऊपर जो पड़ा हुआ है वो तो क्याज्मा पड़ा हुआ है ना, ऑप्टिक क्याज्मा। नर्व्स तो बिल्कुल दोनों साइड बिल्कुल से आ रही है, तो फिर हम हमेशा बिल्कुल। ऑप्टिक नर्व क्यों करते हैं टिक और ऑप्टिक क्याज्मा क्यों नहीं करते? ये एक दो जगह और भी क्योंकि एमसीक्यूज में इसी तरह से। आगे हम देख रहे होते हैं ना, आगे की तरफ मूव क्या कर रहा है, ऑप्टिक नर्व कर रही है। ठीक है। आगे की तरफ वो कह रहे हैं क्या आ रहा है, जी मैम ठीक है, कंप्रेस इंटीरियर क्या मैंने करेगा आगे की तरफ। जी मैम जी मैंने गलती फिर पेपर में भी की होगी, अगर ये इंटीरियर लिखा है तो मैंने तो ऑप्टिक क्याज्मा के साथ जो है ना उससे ये मुझे याद है मैम, आपने ये बस ये क्वेश्चन आया था। साली OOCS, कभी कुछ चीजों की ना लॉजिक अगर समझने बैठोगे ना तो पूरा दिन निकालोगे। आपने उस चीज को सिंप्लीफाई करके आगे चलना है। ठीक है। ठीक है नीचे मैम से ये मैम, अल्लाह के भरोसे पिक्चर, तो छोड़ मैं दिया गलती करो। नहीं मैम, मैं आपको ये बताऊं डॉक्टर नोमरा ने बताया था एक पिक्चर जिसके ऊपर ऑप्टिक क्याज्मा था, साइड ऑफ साइनसेस थे, और नीचे जो थी वो स्फिनाइड एयर साइनसेस थी, और साइनस थी। आगे की तरफ जो है वो ऑप्टिक नर्व थी। जी तो ये मैम वो ट्यूमर पे सही है। अगर आगे की तरफ जाता है, इंटीरियरली जाता है तो ऑप्टिक नर्व है, अगर ऊपर की तरफ सुपीरियरली ये मतलब इसकी ग्रोथ ऑप्टिक हो रही है, प्लाज्मा। तो इस बेस पे, एनाटॉमी के बेस पे। जी मैम, मैं ऐसा मैं ही ये है। मैं आपको ये बता रही हूँ, मैं अपनी गलती बता रही हूँ कि मुझे याद है पेपर में भी आया था, शायद मैंने इंटीरियरली इसका पढ़ा ही नहीं होगा, बिकॉज पिट्यूटरी एडिनोमा लिखा है ऑप्टिक क्याज्मा, वहां पर उन्होंने इंटीरियरली पूछा है कि ट्यूमर इंटीरियरली किसको कंप्रेस। हाँ, एंटीरियरली पूछा होता है, पोस्टीरियरली पूछा होता है, इंफीरियर और लेटरली पूछा होता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट। Number 48. Main spot of आपका pelvic. टाइम बहुत कम है पता है हबीब, Okay. जल्दी करें। Main spot of pelvic viscera, levator and ani. हम्म ठीक है। Melanoma invade orbital cavity through imaginary vein. ठीक है। Number 50.
anti-GnRH hormone secreted in dark is melatonin. इसको बेसिकली हम ठीक स्लीप है, हार्मोन कहते हैं. गुड. मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट इज विटामिन ई. ठीक है. मैम इसका एक सीक्वेंस था, हम्म. उसमें पहले ग्लूटाथियोन आता है, गुड. देन ई है, नहीं, एंड ECA, ईसा, जी थिक्का। ट्रांसफेरिन, टीका. ठीक है, ट्रांसफेरिन ओके आता है. ई टिक्का. ग्लूटाथायोन टीका. ठीक है, ओके. नंबर 52. ट्रांसफेरिन, फिर आता है ई और Vitamin फिर E, सी, C, फिर A, D. Okay, thank you. नेक्स्ट. Complete loss of intercostal brachial nerve will cause sensory loss of second intercostal space. Sole of foot sensation disturbance and loss of plantar flexion due to involvement of which nerve? Tibial nerve. कैसे पता चला है? लॉस ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन उन्होंने कहा है, जी. और मैम वो प्लांटर 16 साइड. है. ठीक है. Number 54. Drug contraindicated in CLD is pentazocine is greater than paracetamol. गुड. Number 55. A woman with the history of trauma to head and neck region having lesion on tongue on protrusion of tongue deviated to left side of deviated to the left side. The nerve most likely involved is left hypoglossal. क्योंकि 5 और जो 12 है वो उसी जगह पे लेके जा रही होती हैं चीजों को. ठीक है, सेम जी. साइड, नॉट अवे फ्रॉम द साइड. जी. नेक्स्ट. 56. Loss of crude touch and pressure is due to lesion of which tract? Anterior spinothalamic tract. ठीक है, क्रूड टच की बात की है. क्रूड टच, अगर टच और प्रेशर सिंपली कहते तो Lateral. मैम फाइन टच और वो प्रेशर डॉर्सल कॉलम में आएगा ना. हाँ, TML ठीक है. जाएगा, फाइन टच और वो TCL. किसके साथ है? डॉर्सल कॉलम के साथ है. इन्होंने क्रूड टच की बात की है. नेक्स्ट. 57. Lateral to pituitary gland lies cavernous sinus. ठीक है, ये भी हमने किया. वहीं साली ओ सी एस के निमोनिक्स है. ठीक है. जी. नेक्स्ट. Next is 58. Adduction after abduction of shoulder along gravity. Which muscle helps in adduction of shoulder? तो let's stop by. लेटिसमस डोर्सा और क्या क्या करता है? एडक्शन करवाता है, एक्सटेंशन करवाता है और एक्सटेंशन करवाता है इंटरनली और रोटेट करवाता है. ठीक है. जी. Patient with नेक्स्ट. posterior 1/3 मैम of trunk लेटिसमस carcinoma. डॉर्साई मीडियल रोटेशन में लिखवाया था आपने. मीडियल रोटेशन में क्या क्या चीजें आती हैं? Ma'am, pec major. teres major, latissimus dorsi, और supraspinatus, and then subscapularis. लेटिसमस डोर्साई भी आता है लेकिन उसका थोड़ा सा रीजन होता है वहां पे. मेनली ये कहाँ है हमारे पास? इंटरनल रोटेशन में है, एक्सटेंशन में है. इंटरनल रोटेशन होती क्या है? वही मीडियल रोटेशन ही होती है ना? जी medial rotation. मैम मीडियल रोटेशन में सुप्रास्पाइनेटस तो नहीं है, सबस्कैपुलारिस है. सुप्रास्पाइनेटस तो नीचे आता है. सबस्कैपुलरिस है मीडियल रोटेशन में. मैम सारे मेजर है. टेरिस मेजर, पेक्टोरलिस मेजर, डॉर्साई और ये सबस्कैपुलारिस. जी सॉरी आई पैक्ट मिस. मेजर कहाँ? Yes, पैक्ट ma'am. मेजर तो हाँ, नहीं ये होता. पैक्ट मेजर आता है लेकिन थोड़ा सा पार्ट आता है उसका पैक्ट का. पैक्ट मेजर के मेन फंक्शन क्या है? वो एडक्टर होता है. और क्या होता है पैक्ट मेजर का? कल हमने पढ़े थे चीजें पैक्ट मेजर की. और हमारे पास ये फ्लेक्शन के अंदर आ रहा होता है. ठीक है, फ्लेक्शन करवाता है हमारे पास, एडक्टर होता है और थोड़ा सा मीडियली रोटेट करवाता है. ठीक है, फैम के निमोनिक से आता है. एम लास्ट इसका रिजॉर्ट होता है मीडियल रोटेशन का पैक्ट मेजर के अंदर. Number 59. Patient with posterior 1/3 of tongue carcinoma. What is the lymphatic drainage? Jugloomoid. ठीक है. जो टिप ऑफ टंग है वो सबमेंटल है, जो एंटीरियर 2/3 है उसके बाद वो सबमेंडिबुलर, एंड जो पोस्टीरियर 1/3 है वो ओमोहॉइड है. ठीक है.
Number 60, left colic flexure is related to spleen. हम्म, और जो right है वो होता है related to liver. ठीक है। Number 61, Enterococcus faecalis drug of choice is ampicillin. हम्म, Heparin acts by which of these? एंट्रोकोकस ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है, वो एम्पिसिलिन बताया है। और Okay. इसके अलावा हम आईओसीडी के साथ कौन सा हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनिज्म, और आयो टेम्पोन्स में एक्टिनोमाइसिस। एक्टिनोमाइसिस। अगर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की बात हो या आईओसीडी की, तब भी हमारे पास क्या है, एंटेरोकोकस फिकैलिस आता है, ठीक है। जी। नेक्स्ट, Heparin acts by which of these? Antithrombin 3. एंटीथ्रोम्बिन Heparin 3 से 3 हमारे पास बच्चे हैप्पी हैं, ठीक है, और जो 10 हैं वो हैप्पी वो बच्चों को क्या कर रहे हैं, इनहिबिट करवा रहे हैं। जी। हेपरिन इनहिबिट बाय फैक्टर 10। Number 63, which tumor involves extension to nerve sheath? Carcinoma, ectomorphic adenoma. ठीक है। Which of the following is most common benign tumor? Warthin tumor. नो, प्लियोमॉर्फिक को पहले हमने चूज करना है, Okay. ठीक है। ये इरेटा के अंदर क्या है, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, Okay. दैट इज बिकोमन बिनाइन ट्यूमर। जी। नेक्स्ट, 65, treatment of erythroblastosis fetalis of B positive exchange transfusion done with which of the following? B जब भी negative. एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिकैलिस का आएगा उसका ऑपोजिट, अगर ए पॉजिटिव हो तो बी ए नेगेटिव आएगा, बी पॉजिटिव है तो हमारे पास बी नेगेटिव आएगा, ठीक है। जी। नेक्स्ट, Most common site of atrial myxoma is left atrium. लेफ्ट एट्रियम में ये मोस्ट कॉमन होता है। मैम राइट वेंट्रिकल के साथ भी एक था। ये सारे डिफरेंट उसके अंदर मौजूद हैं। लेट मी सी ये कहाँ कहाँ मौजूद थे, ये मैंने कहीं लिखे थे, मुझे याद नहीं है ये मैंने कहाँ लिखे थे सारे। MCQ स्टेटमेंट रिपीट करते हैं। ये वाली Most है common हमारी most common पढ़े site of atrial myxoma is left atrium. मैम ये राइट एट्रियम नहीं है, बिकॉज मुझे याद है कि 99% जो है ना ये लेफ्ट एट्रियम में होता है और 10% राइट एट्रियम में है ना, तो नहीं ये नहीं, लेफ्ट एट्रियम ही ये है। है लेफ्ट लेफ्ट में हाँ मैम मैक्सिमा लेफ्ट ये है, होता लेकिन है, इसमें एक लेफ्ट दफा वेंट्रिकल MCQ में रेब्डोमायोसार्कोमा और थ्रोम्बस बनता है। मैम इसका एक जगह एमसीक्यू ना राइट एट्रियम के साथ भी आया था, और वो हमारे साथ जब मैं लास्ट टाइम दे रही थी तो एक और पेपर में आए थे, तो मैंने कहा था कि राइट एट्रियम किसी ने चेक नहीं किया था, तो सर ने बताया था कि 99% लेफ्ट एट्रियम में होता है और 10% राइट एट्रियम में होता है। तो सॉरी 10% कम है ना। 90% लेफ्ट एट्रियम में एंड 10% इन राइट एट्रियम। हम्म, अच्छा, इसका ये था कि मिक्सोमा जो है हमारे पास क्या है, वो हमारे पास आ जाता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है, और इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है, ओरिजिन फ्रॉम द फोसा ओवेलिस होता है, ठीक है। मिक्सोमा का फोसा ओवेलिस से ये आगे ओरिजिनेट करके आ रहा होता है। साथ में हमारे पास क्या है कि मिक्सोमा की और वो पूछते हैं कि ये स्टिलेट शेप्ड सेल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, और ट्यूमर पॉलिप अंदर वो होता है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है। जो रेप्डोमायोसार्कोमास हैं वो हमारे पास क्या है, वो राइट वेंट्रिकल्स के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। और जो एंजियोसार्कोमा है वो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल, और साथ में हमारे पास क्या है, ये उसके अंदर है लाइपोमा भी हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर होता है, ठीक है। ये सारी चीजें थी। मिक्सोमा इज इन लेफ्ट एट्रियम, rhabdomyosarcoma is in right ventricle, angiosarcoma and lipoma is in left ventricle.
और राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या मौजूद होता है? मॉडरेटर बैंड मौजूद होता है। जी। ये भी MCQ। नेक्स्ट। 67. Short-term action of aldosterone is increased permeability of sodium potassium in cortical collecting tubule. हम्म Number 68. Restrictive lung disease on spirometry findings will be FEV1 decrease. ठीक है। एंड जो रेशियो है वो इंक्रीज होगी। हम्म इंक्रीज 69. या नॉर्मल रहेगी? यस, इंक्रीज या नॉर्मल। हम्म Number 69. Which of the following is not affected by some tumor in hypoglossal canal? Platoglossus. ठीक है, क्योंकि Chlamydia. हाइपोग्लोसल इसको नहीं दे रही सप्लाई। Okay. Chlamydia is the etiological agent for bacterial inclusion conjunctivitis. और भी कौन सा स्ट्रेन होता है? A to C। ठीक है। जी। जेनिटल्स के लिए क्या होता है? D2K, I guess. नेक्स्ट। Number, एथिरोमा। number कौन पढ़ेंगी? 71. सामिया पढ़े? सामिया जी जी अब बोल सकती हैं? हाँ जी, जी हाँ जी। जी 71 से। एथिरोमा कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग? इसमें होता है हमारे पास स्मूथ मसल्स। ऑप्शन ए विल बी प्रेफर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स एंड एक मिनट एंड इंट्रासेलुलर लिपिड्स। अच्छा, आगे उसकी हम्म एक्सप्लेनेशन उसने बता दिया कि सेल्स जो होते हैं स्मूथ मसल सेल्स, मैक्रोफेजेस भी होते हैं और साथ में टी सेल्स भी। और हम्म एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में जो कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स होंगे ठीक है। एंड देन एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर लिपिड्स। फिर उसमें है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी जो हम लोगों ने उसमें हीमाटोलॉजी में पढ़ी थी, एसोसिएटेड विद, इट विल बी एसोसिएटेड विद फेविज्म मोस्टली जी। हम्म और आगे है कि शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ ऑफ एल्डोस्टेरॉन। इसका ना तो G6PD का मुझे याद पड़ता है, इसका इरेटा बाद में जो करेक्ट हुआ था वो एक्यूट इंट्रावास्कुलर हिमोलाइसिस हुआ था। ठीक है, लेकिन साथ में फेविज्म भी आता है। जब भी हम G6PD के साथ पढ़ते हैं तो हमने आखिर में यही किया था कि हम फेविज्म के साथ जाएंगे, मैं हम सी के साथ नहीं जाएंगे। मैम इसमें दो चीजें मुझे दूसरा ऑप्शन भूल गया, एक एसोसिएटेड है और एक कुछ हाँ इन्वॉल्व कुछ इस तरह है। तो एसोसिएटेड फेविज्म है और दूसरे का वो नाम कुछ डिफरेंट है, मतलब एसोसिएटेड की जगह कोई और वर्ड है, तो मुझे हाँ, याद कुछ और था, नहीं। एसोसिएटेड फेविज्म के साथ था। और आई थिंक इट विल कंडीशन कॉज किसके साथ? जी जी इट विल कॉज एंड कॉज एसोसिएशन। हाँ कंडीशन है कुछ इस तरह एक्यूट है, कुछ इस तरह। हाँ, कॉज इसकी हमारे पास एक्यूट इंट्रावास्कुलर हिमोलाइसिस आती है और एसोसिएशन इसकी फेविज्म के साथ आती है। सही, ये यही एमसीक्यूज था। जी। अच्छा, नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ ऑफ एल्डोस्टेरॉन, हाफ लाइफ एल्डोस्टेरॉन जीएनआरएच, आई थिंक 2 मिनट। हार्मोन, शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ हार्मोन। जी एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। आगे मैंने असल में बुक खोली हुई है ना, तो मेरे पास में भी मिसप्रिंट हो। ठीक है, नहीं, ऑब्वियसली मिसप्रिंट इसका नहीं, यही लिखा हुआ है, ये वैसे हार्मोन होना चाहिए, जीएनआरएच। ठीक है। obesity is जी जी obesity is caused by ligands of which part of hypothalamus is ventromedial nucleus, क्योंकि ये स्टैटी सेंटर होता है और अगर यही खराब हो जाए तो इंसान ज्यादा खाना स्टार्ट कर देगा, देन इट विल बी। बिल्कुल। मैंने मीडियल से मोटा याद रखा हुआ है। मीडियल से मोटा, लेटरल से लीन। ठीक है। ओके जी। then enzyme deficient in von Gilkey disease is will be glucose 6 phosphatase जी। हम्म अच्छा, then body metabolic response to trauma skeletal muscle response will be proteolysis होना स्टार्ट हो जाएगी। हम्म ठीक है, इंक्रीज प्रोटियोलाइसिस होता है। मैम एक मिनट मेरी चलो ज़ारा, अब नेक्स्ट आप करें। जी मैम, नंबर 76 से बॉडी मेटाबॉलिक रिस्पांस ट्रॉमा स्केलेटल मसल रिस्पांस होता है, इंक्रीज प्रोटियोलाइसिस, प्रोटीन की डिग्रेडेशन ज़्यादा हो जाती है ना। ठीक है। बेसल सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन टाइप जो है वो मैम नोडुलर। नॉड्यूलर होता है।
Type 1 hypersensitive reaction occurs due to eosinophilia, and this mechanism will occur due to ये मैम इन्होंने फिर उससे दिया हुआ है अगर लंग्स के उसे तो इनहेल डस्ट। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद है अच्छा कार्डिक आउटपुट मेजर्ड बाय थर्मोडाइल्यूशन मेथड इज कॉल्ड। ये मैम हमारे पास इनडायरेक्ट डाइल्यूशन टेक्निक। इंडिकेटर डाइल्यूशन टेक्निक होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्स इन शॉक एज अ होल, तो sympathocardinal response, sympathetico-renal response होता है। Patient with जो हमारे पास renal system में सारा involved होता है ना बात में उसकी patient with oxygen content of hemoglobin is 20 and renal system of oxygen is 40, venous आवाज ठीक oxygen है? क्या हुआ? मैम आवाज किसी काफी ने कुछ मफल्ड आ रही ओके देन कौन रीड करेंगे? ज़ारा आसिम रीड करें। Patient with hemoglobin 15, oxygen content of hemoglobin is 20 ml, alveolar oxygen is 40, venous oxygen is 10. What type of hypoxia is this? डॉक्टर आसिम इज एक्चुअली द ऑसम। Dr. Bushra, ओके ओके चलें चलें। मैम इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन तो नॉर्मल है लेकिन जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कम है। हम्म और क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट टाइप ऑफ नेक्रोसिस acute pancreatitis is stroke necrosis. Patient taking omeprazole for GI disturbance, having joint space narrowing, interphalangeal and distal phalangeal swelling. Treatment should be for pain. तो इसमें हम देंगे एसिटामाइनोफेन। हम्म Patient having right-sided weakness and loss of vibration sense and tongue deviated to left side. Lesion is located in इसमें होगा anterior spinal artery. ठीक है। 14 years old girl with rash on leg and arm with itching whenever she eats fish after 1 hour and resolve spontaneously after some time. This is most likely लोकलाइज एनाफिलेक्सिस। localized ओके आई anaphylaxis. कंटिन्यू। 14-year-old गर्ल है, रैश के साथ आई है लेग्स और आर्म के ऊपर, ठीक है, विद इचिंग व्हेन एवर शी ईट्स फिश आफ्टर 1 hour, ठीक है, 1 घंटे के बाद उसको एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं लेकिन वो स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम। तो ये क्या है? लोकलाइज्ड एनाफिलेक्सिस है, मतलब कुछ टाइम के लिए है ये, ठीक है। हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस हमारे पास क्या है? डोमिनेंट ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास हार्मोन विच इंक्रीज सक्रीशन इन द डार्क एंड कॉजेज हाइपोगोनेडिज्म, दैट इज मेलाटोनिन, ठीक है। मेलाटोनिन इंक्रीज सक्रीशन होती है डार्क के अंदर और ये क्या कॉज करवाता है? हाइपोगोनेडिज्म, ठीक है। देन वी हैव रिसेप्टर फॉर द ग्रोथ हार्मोन आर प्रेजेंट इन विच पार्ट? तो हमारे पास कहाँ पे मौजूद है? हमारे पास ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है, ठीक है। कहाँ मौजूद है? ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो हमारे पास स्टेरॉइड रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ मौजूद है? एनीवन? में वो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस 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 के अंदर या साइटोप्लाज्म, दोनों के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म में भी होता है स्टेरॉइड रिसेप्टर्स और न्यूक्लियस में भी होता है। देन थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स कहाँ मौजूद है? न्यूक्लियर रिसेप्टर वो न्यूक्लियस रिसेप्टर है। देन टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर कहाँ मौजूद है? हमें भी सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के, ठीक है। एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी कहाँ मौजूद है? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, ठीक है। और साथ में हमारे पास ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम कहाँ मौजूद है? साइटोप्लाज्म ऑफ द आरबीसी, ठीक है।
साइटोप्लाज्म ऑफ द आरबीसी पे। और ब्लड एग्लूटिनोजेंस का अगर वो पूछे, ब्लड एग्लूटोजिन ऑन ऑन आरबीसी मेम्ब्रेन, ठीक है, ऑन आरबीसी मेम्ब्रेन। तो ये सारी चीजें आपको रिसेप्टर से रिलेटेड आनी चाहिए, सब चीजें, ठीक है। कोई एमसीक्यूज बार बार रिपीट हो तो आप लोगों को ये बार बार मतलब पता होना चाहिए कि इसके आंसर किस तरह से आपने लेने हैं। देन मेन फंक्शन ऑफ द हेपेटोसाइट्स क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एमोनिया, साइट ऑफ द मर्मर फॉर द एओर्टिक रिगर्जिटेशन। आई थिंक ये मैंने बहुत क्लियरली आप लोगों को बताया था, ठीक है। राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर एओर्टिक रिगर्जिटेशन मौजूद है। फिर है एथिरोमा फॉर्मेशन इज ड्यू टू, वो हमारे पास क्या है, हमारे पास एलडीएल आ जाता है, ठीक है। एलडीएल की वजह से गंदा जो हमारे पास लिपिड होता है, ठीक है। फिर है अब मैम ये जो स्टूडेंट केम विद अ एओर्टिक पेन, रिगर्जिटेशन है ये लेफ्ट थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में नहीं आएगा? एओर्टिक रिगर्जिटेशन देखो राइट पे, राइट और लेफ्ट के साथ आ रहा है, यहाँ पे लेफ्ट वाला तो है नहीं, इंटरकोस्टल स्पेस थर्ड वाला तो मौजूद नहीं है यहाँ पे, ठीक, तो अगर वो राइट हो तो साइड को फिर हम उसको चूज करेंगे प्रेफर ना। करना। हाँ, थर्ड पे आना चाहिए ना वैसे तो ये, जो मैंने यस आप मैम। लोगों को सारा सीक्वेंस बताया था, ठीक है। देन वी हैव व्हाट, ये कौन से एमसीक्यू पे, अ स्टूडेंट केम विद अ पेल नेजल म्यूकोसा, ठीक है, नेजल कंजेशन भी है, उसको स्नीजिंग भी है, ठीक है। ही इज हैविंग दीज सिम्टम्स इन 3 महीने से है उसको, विच अमंग विल बी अफेक्टिव नाउ, तो नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम देंगे उसको, ठीक है। ये सही वही नेजल एस्थमा वाला सारा आ रहा है, ठीक है, एस्थमा वाला, ठीक है। तो वो उसी तरह हमने सारे उसकी मैनेजमेंट करनी है, तो नेजल हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड से स्टार्ट करेंगे उसको। फिर अ पर्सन इज हैविंग, हमारे पास हिस्ट्री ऑफ द स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग फ्रॉम मेनी इयर्स, ऑन एंडोस्कोपी देयर इज अ मास इन मिडल थर्ड ऑफ द इसोफेगस, व्हाट कुड इट बी लाइकली, तो वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, क्योंकि वो स्मोक कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, मतलब कोई कार्सिनोमा ही है ना। हम डायरेक्ट उसको कोई एसोफेजाइटिस तो नहीं कह सकते, या बेरेट्स एसोफेगस तो नहीं कहेंगे उसको। स्मोकिंग के साथ जब भी आए कोई मैस पड़ा है तो मतलब कार्सिनोमा है, स्मोकिंग है तो मतलब स्केमस है, ठीक है, स्केमस सेल कार्सिनोमा। फिर क्या है हमारे पास, अ लेडी हैड ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर फॉर 2 days, ठीक है। उसका हमने क्या किया है, सेक्शन किया है, फॉलीज पास हुई है 14 दिन, फॉर 14 दिनों के लिए, वरना हम 2 दिन के लिए ज्यादा से ज्यादा या मतलब 24 घंटे के लिए पास करते हैं फॉलीज को, ठीक है। उसकी 14 दिनों के लिए पास की गई है। यूरिन स्टार्टेड लीकिंग आफ्टर 10 days, व्हाट इट कुड बी द कॉज, तो उससे क्या हुआ, विजाइको विजाइनल फिस्चुला बन गया है, ठीक है, जिसकी वजह से लीकिंग हो गई है। ये एमसीक्यू ये भी काफी दफा रिपीट किया जाता है। फिर काय स्क्वायर यूज टू मेजर, वो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस को यूज करता है, ठीक है। काय हमारे पास 2x2 टेबल के लिए और कैटेगोरिकल डेटा के लिए या स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के लिए होता है। जो पाई होता है वो परसेंटेजेस के लिए, हमारी दफा पाई आया था, पाई फॉर परसेंटेजेस, ठीक है। वहां पे कोई एमसीक्यूज पूरा परसेंटेजेस से रिलेटेड देते कि 17%, 18%, ये इतनी फलानी परसेंट, तो ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो ये हमारे पास पाई चार्ट बन रहा है, ठीक है, पाई चार्ट। तो इस तरह से आपको सिनेरियो थ्रो करते हैं। रेडिएशन यूजुअली कॉजेज कैंसर आफ्टर मोर देन 10 years, ठीक है, 10 साल के बाद हमारे पास रेडिएशन का इफेक्ट आना शुरू होता है जो कि कैंसर कॉज करवाता है, ठीक है। एमसीक्यूज को ना आप अपनी मदर टंग के अंदर पढ़ना सीखो, ठीक है, आप उसको उस तरह से सॉल्व करना सीखो ताकि आपको याद रहे। मेलिग्नेंट कॉशन मलेरिया हमारे पास क्या है, इज कॉज्ड बाय, किससे कॉज हो रहा होता है, मलेरिया से ही कॉज हो रहा होता है, ठीक है। क्या बेवकूफाना उन्होंने पूछ लिया है। पेडिकुलर नी जर किस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो हमारे पास वो सेरिबेलर डिजीज की कैरेक्टरिस्टिक है, ग्रेटर देन अपर मोटर न्यूरॉन लिगन। फिर है कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग डन एट विच वीक, तो हमारे पास 11 to 12 वीक के अंदर ये क्रोनिक विलस सैम्पलिंग होती है। कैम कॉर्ड का निमोनिक इसके अंदर आ जाता है, जो कोरियोनिक विलस है वो 11 वीक के अंदर आ जाती है, ठीक है, कैम कॉर्ड के निमोनिक से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो एमनियोसेंटेसिस है वो 15 वीक्स के अंदर होती है, उसका रिस्क कितना 1% ऑफ मिसकैरेजेस है। फिर है कॉर्डोसेंटेसिस जो होती है 20th वीक, मतलब 11
15 एंड 20th वीक एसोसिएटेड है कैमकॉर्ड के साथ। फिर है बेस्ट वे टू मेजर द GFR, वो क्या होता है हमारे पास, इन्युलिन इज ग्रेटर देन क्रेटिनिन क्लियरेंस। अगर इन्युलिन मौजूद हो तो आपने उसको चूज करना है ग्रेटर देन क्रेटिनिन क्लियरेंस। जब भी ऐसे कोई सीक्वेंस वाले एमसीक्यूज आए, आप लोगों ने डायरेक्ट उसकी क्या आपको मेन में आनी चाहिए, उसकी प्रेफरेंस मेन याद आनी चाहिए कभी भी। जैसे अभी हमने पहले सॉल्व किया था एक एमसीक्यूज के एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है, उसका निमोनिक आपके माइंड में पहले आना चाहिए, जी टीका का निमोनिक, ठीक है। अब कोई भी एमसीक्यूज इस तरह वाले प्रेफरेंस वाले पढ़ो, पहले उसकी प्रेफरेंस याद हो आपको, ताकि आप नीचे ऑप्शंस ढूंढो तो आपको वो समझ आए, ठीक है। तो नेक्स्ट 100 एमसीक्यूज हम रात में करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ है? जी मैम। हबीब ज़ारा, ठीक है। जी और कुछ शुरू में तो हमें थोड़े थोड़े एमसीक्यूज हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमने ये अपनी स्पीड बढ़ानी है, ठीक है। आज हम 100 नहीं 200 एमसीक्यूज रात में करेंगे, मतलब अगले पेपर के 100 एमसीक्यूज भी हमने साथ करने हैं स्पीड के साथ, ठीक है। तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना, ओके। कुछ समझना है तो पूछ लिया करें आप मुझसे। थैंक यू ओके मैम, गाइस, अल्लाह हाफिज़। टेक केयर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।